एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जो कि यूपीएससी की ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। उन सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को देखने में बेनिफिशियल रहेगी। करंट अफेयर्स से मोस्टली शायद सबसे फेमस होंगे इस जॉनरा में एज ए यूट्यूबर। उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले, और उसमें वो कहते हैं कि यूएस में भी करंटली इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में। तो एक विवेक रामास्वामी है जो बिजनेसमैन है अमेरिका में, और प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि वो शायद ट्रंप के द्वारा चुने जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। वो नहीं चुनेगा, एक दूसरे इंडिविजुअल है, जेडी वैंस नाम है उनका, उनको चुना गया। और उस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं चुना गया लेकिन इनको चुना गया। लेकिन जेडी वैंस जो है, उनकी जो वाइफ है वो इंडियन है। और चलिए कोई बात नहीं, अगर एक इंडियन व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए नहीं चुना गया तो जो जिसको चुना गया है उसका भी परिवार बेसिकली उसके लिंक्स हैं इंडिया से, ये एक बात कही जा रही थी बेसिकली। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया था जब ऋषि सुनक को यूके का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, या जब ऋषि सुनक बने थे यूके के प्राइम मिनिस्टर। और मुझे, या तो मेरा में दिमाग कम है, या आई डोंट नो जनता के प्रायोरिटीज़ में गड़बड़ी है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर इंडियन ओरिजिन का, जिसके कि पिछड़े जो पूर्वज थे, पिछले पूर्वज जो थे, उनका कनेक्शन इंडिया से है, ठीक है, वो व्यक्ति किसी और देश में जाके किसी बहुत पावरफुल पोजीशन पे, हो सकता है कि कंट्री का लीडर ही बन जाए, जैसे कि ऋषि सुनक के केस में था, तो उससे हमारा क्या बेनिफिट है एज इंडियंस? हमारा उस पर खुश होने का एक जॉय हो, अच्छी बात है, छोटा मोटा, अरे बढ़िया है यार, चलो हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बेसिकली। या इससे ज़्यादा ओए हमारा इंडियन ये बन गया, ये मेरे दिमाग में समझ में नहीं आता। उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। पहली बात, वो व्यक्ति इंडियन नहीं है, इंडियन एथनिसिटी का है, साउथ एशियन एथनिसिटी का है, इंडियन बेसिकली, चलो इंडियन कह लो। रिलीजन हो सकता है किसी केस में फॉलो करता हो, किसी में नहीं करता हो। अगर आप हिंदुइज्म से जोड़ के देखेंगे, ऋषि सुनक करते थे, बट उनके तो पेरेंट्स भी इंडिया में नहीं रहते थे यार। वो तो 2 या 3 जनरेशन पहले अफ्रीका मूव हुए थे, वहाँ से फिर वो वहाँ चले गए थे। क्या उन्होंने कोई स्पेशल जिसे कहते हैं इंडिया और यूके के किसी भी तरह के रिलेशनशिप में कोई फेवर दिया इंडिया को, कोई इजी चीज़ बनाई इंडिया के लिए, या कहीं भी इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी होती है? अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था इंडिया में उस दौरान, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं ऐसे किड सोचता था कि यार कैसे इतने बड़े देश पे कब्जा कर लिया होगा। मैं कई बार ये बात बोलता हूँ कि वो कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख होंगे। हम भाई दसियों 30-40 करोड़ तो तब भी थे इंडिया में शायद पॉपुलेशन, जितनी आज नहीं है यूके की पॉपुलेशन। 6-7-8 करोड़, 6 से 8 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कैसे कब्जा कर लिया यहाँ पे, मुझे समझ में ही नहीं आती थी ये बात। क्योंकि मैं इंसान के अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए से अलाइंड होने के फिनोमेनन जो होता है उसको मैं समझ ही नहीं पाया था उस वक्त तक, कि कैसे इंसान बेसिकली सिर्फ अपने तक ही देख पा रहा होता है, या अपनी फैमिली तक। और ज़्यादातर लोग कोई बहुत बड़े नेशनलिस्टिक या टू बी ऑनेस्ट रिलीजन के भी नाम पे बोलते बहुत लोग हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे करने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं। बेसिकली बंदे अपना ही मोटिव साध रहे होते हैं, मेजॉरिटी। यंग एज में ही जो लोग ग्रूम हो जाते हैं किसी खास तरीके के विचारधारा के साथ, वो ही फिर कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते हैं जो हम जनरली देखते हैं मीडिया वगैरह पे। और जो उसके पीछे भी जो हैंडलर होते हैं ना उस सारी चीज़ को, जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, जो बड़ी एज के लोग होते हैं, वो बेसिकली उसे भी ऐसे बिजनेस ही कर रहे होते हैं। क्योंकि अपनी लाइफ में उन्हें कुछ तो करना ही है। 9 to 5 जॉब करेंगे, कोई इज्जत नहीं होगी, कोई पावर नहीं होगी। एक बात, आतंकी संगठन के भी अगर लीडर वो बन गए या बड़ी पोस्ट पे हैं उसके अंदर, तो पावर कितनी है ये सोचो।
हालांकि कभी कुछ नहीं पता, ड्रोन आएगा ऊपर से उड़ा के चला जाएगा, ये भी हो जाता है उनके साथ। लेकिन जब तक हैं, जब तक मेरे ख्याल से बहुत पावर से रहने को उनको मिलता है, पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होती। और ये पोजीशन एक किसी भी आम आदमी को आप पूछोगे तो उसे उसे बुरी नहीं लगेगी। जो रोगन कह रहा था कि मोस्ट लोग क्वाइट डेस्परेशन में जीते हैं, मोस्ट आदमी, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक अलेक्जेंडर कॉन्करर बैठा होता है, लेकिन कर रहा होता है बेसिकली वो मजदूरी, दिहाड़ी लगा रहा होता है। तो क्वाइट डेस्परेशन हर इंसान के अंदर होती है, ऐसा जो रोगन ने कहा था, और बिल्कुल सही बात है। खैर ये डिफरेंट टॉपिक निकल गया। तो मुद्दे की बात ये है कि लोग ना अपने पर्सनल उससे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति वहाँ जाके भी किसी पावर पोजीशन में गया है ना, उसने बहुत घिसी होगी तब जाके वो वहाँ पे पहुँच पाया होगा। दूसरा, उसका एक जनरेशन पीछे से इंडिया से कनेक्शन टूटा हुआ है, उसके रडार पे इंडिया कहीं नहीं है भाई। और आप इंडियन हो तो आप भी कहीं नहीं हो उसके रडार पे, समझ रहे हो। वो इस चीज़ का शायद फ़ायदा उठाए कि क्योंकि वो इंडियन है और उस देश में जो इंडियन कम्युनिटी रहती है वो शायद उसकी हेल्प कर देगी उसके इंडियन होने के नाम पे। चलो एक तो बेस बन गया ना मेरा, एक तो बेस पक्का ही है। उस चीज़ से शायद हो सकता है फ़ायदा उठा ले, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो इंडियन एथनिसिटी का है तो उससे इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमारा कोई फ़ायदा है एज एन इंडियन, ठीक है। हम उसके रडार पे दूर दूर तक नहीं है भाई, लास्ट प्रायोरिटी पे भी नहीं आते हम, समझ रहे हो। तो शायद, और जो लोग खुश होते हैं इस बात में, देखो भावनात्मक तौर पे मुझे समझ में आता है कि लोग खुश हैं कि हमारे जैसा एक व्यक्ति जिसका हमारे जैसा नाम है, देखने में हमारे जैसा लगता है, वो इतनी बड़ी पोजीशन पे चला गया, यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। हो सकता है अगर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती तो अभी आने वाले टाइम में यूएस का भी वाइस प्रेसिडेंट बन जाता, या हो सकता है प्रेसिडेंट भी बन जाता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट की रेस में भी था वो बंदा पहले। पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात लोगों को नहीं समझ में आती। ये काइंड ऑफ इस तरीके से है, बल्कि उससे कम ही है, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल इसे देके समझाता हूँ। एग्जैक्टली नहीं बैठ रहा एग्जाम्पल, लेकिन छोटे लेवल पे इंडिया जब मैच जीतती है बेसिकली, तो हमें इतना मज़ा क्यों आता है? क्योंकि हमारा तो उससे डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता। बेसिकली ये होता है कि हम एक कंट्री से अपने आप को अलाइन करते हैं, जो कि अच्छी बात है, नेशनलिज्म, और उसकी वजह से हमें मज़ा आता है, ठीक है। बट यहाँ तो वो अलाइनमेंट भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो व्यक्ति नेशनल नहीं है इंडिया का, उसकी पिछले वाली जनरेशन भी उसकी फैमिली की शायद ना हो। तो ये एक चीज़ है। तो खैर एनीवे, अगर वापस आए हम अपनी बात पे, तो वो कह रहे थे कि नहीं भी होगा तो जो बनेगा बीजेडी में उसकी भी फैमिली है एक्चुअली, वाइफ इंडियन है, बच्चों का नाम भी उनका इंडियन है, टाइप कुछ इस तरीके से। और मैं ये सोच रहा था कि पहली बात तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और दूसरी बात हमारा ये चाहना कि हमारे लोग दूसरे के देशों में जाके बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठ जाएं, वो भी एक नाजायज़ चीज़ है। उसका रीज़न ये है क्योंकि भाई आप चाहोगे कि अफ्रीका से या साउथ ईस्ट एशिया से या चाइना से उठ के कोई व्यक्ति हमारी कंट्री में आ जाए और बड़ी बड़ी उनके लोग और बहुत सारे नाइजीरियंस आते हैं, घाना से लोग आते हैं इंडिया में पढ़ाई करने, अगर वो इंडिया की ज़्यादातर बड़ी कंपनीज़ को ओन कर ले फॉर सम हाउ, या सीईओ बन जाए, टाटा, रिलायंस, जितनी भी इंडिया की बड़ी कंपनीज़ हैं उन सब में वो सीईओ लग जाए, और ये एक बात फैली हुई हो, सबको पता हो ये बात, और उसके अलावा कोई नाइजीरियन डिसेंडेंट, मतलब जो देखने में अभी भी नाइजीरियन ही लग रहा है, जिसका नाइजीरियन जो आया था उसका बेटा जो इंडिया में पैदा हुआ है, वो बन जाए कल को प्राइम मिनिस्टर, कैसा लगेगा आपको? या प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ो, चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट का, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये चीज़, ठीक है। उसका एक रीज़न ये है कि इंडिया में उस लेवल की इमिग्रेशन आज के टाइम पर नहीं होती जैसी अमेरिका या वेस्टर्न यूरोप इन कंट्रीज़ में होती है। पर क्या हमें अच्छा लगेगा ऐसा होना? तो हम जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो नहीं लगता कि हमें अच्छा लगेगा। अगर बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने आप से बात की जाए तो हमारी कंट्री में भी जो माइनॉरिटी है उनमें उन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे वो लोग बन सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई रोक नहीं है, बट बहुत आज तक कोई भी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना है हमारी कंट्री में,
और मैं ये नहीं कह रहा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, अगर लायक हो तो कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो ये आइडियोलॉजी है। अगर लायक है व्यक्ति और उसके दिल में ये चीज़ है कि हाँ उसे कंट्री के लिए कुछ करना है, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता वो किस बैकग्राउंड से है, बनना चाहिए। और नहीं लायक है तो उसकी आइडेंटिटी से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे एक ही जात के एक ही गांव से अगले 100 प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बट वो हर व्यक्ति डिजर्विंग होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये मेरी सोच है, सिंपल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, एज लॉन्ग एज दे डिलीवर, एज लॉन्ग एज दे डिजर्व टू बी देयर, एज लॉन्ग एज दे हैव अ हार्ट फॉर द कंट्री। एनीवे, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको नहीं पसंद आएगा तो हमें क्यों एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि भाई हमारे लोग जा जाके दूसरी कंट्रियों में बड़ी बड़ी पोजीशंस में पावर में घुस जाएं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है जो लोग जो दूसरी कंट्री में जाके CEO बन जाते हैं, ये बहुत बड़ी पोजीशंस पे चले जाते हैं, क्या वो गंवार निठल्ले निकम्मे लोग थे? एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मेहनती, स्मार्ट लोग थे वो, जो या तो खुद जैसे सुंदर पिचाई या सत्य नडेला के केस में, या उनकी पिछली जनरेशन्स जैसे कि विवेक रामास्वामी या ऋषि सुनक के केस में होगा। वो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में उनके वो या उनके पिछले एंसेस्टर्स चले गए यहाँ से। तो क्या हमें इस तरफ, क्या हमें दुख नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि यार देखो एक और टैलेंटेड बंदा था जो इंडिया से गया और दूसरे देश में जाके उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ में अपने पोटेंशियल को झोंकेगा, अगर वो इंडिया में रहता तो कितना फ़ायदा दे सकता था। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की भाई। और आई डोंट नो यार, पता नहीं, मैं इस चैनल पे यही कोशिश करता रहता हूँ हमेशा कि जो मुझे लगता है कि यार ये सोचने की दिशा ही बिल्कुल ही गड़बड़ाई हुई है। लोग उन चीज़ों को अच्छा सोच रहे हैं जो एक्चुअली कैंसर है बेसिकली। मेरी कोशिश ये होती है कि उन चीज़ों पे बात की जाए, सोच बदलने की कोशिश की जाए। तो अगर आप इसमें मुझे कोई काउंटर दे सकते हो तो कमेंट्स में बताओ, ठीक है? और अगर कंटेंट बढ़िया है, आपको लगता है काम की कोई बात होती है यहाँ पे, तो सब्सक्राइब करो। देखने के लिए थैंक यू।